हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। एक तरह की रिवीजन सीरीज है ये, ठीक है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक रिवीजन करना चाहते हैं पूरे ग्रामर को। और ग्रामर में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि गिने चुने 100-120 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। तो वही जो 100-120 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को मैंने ये सीरीज का एक नाम दे दिया है 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं एक एक करके आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, है ना। यानी कि पहले मैं एक चैप्टर को उठा रहा हूँ, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से वो सारे मैं आपको करवा दे रहा हूँ। तो अभी तक टोटल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ लिए हैं 87 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एक सेकेंड भाई, हाँ, हमने टोटल 87 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। आज हमको शुरू करना है कॉन्सेप्ट नंबर 88 से। और इसके साथ ही आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा है? वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। हेडिंग आपको दिख रहा होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 88 से हम लोग स्टार्ट करें भाई, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आऊंगा तो शायद थोड़ा समझ में ना आए, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है ये, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा पहले इसके बारे में आप समझ लो, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो जान लो, उसके बाद इसके जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले आ जाओ, व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस? अ कंडीशनल सेंटेंस refers to a hypothetical situation and its possible consequences। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो सच में नहीं है, केवल उसको अज्यूम किया जा रहा है, केवल माना जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि मान ले तेरे पास 100 रुपए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? मान ले तेरे पास 100 रुपए हैं, यानी कि सच में तो 100 रुपए नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट ये बोलूं कि आई हैव 100 रुपीज, तो ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये रियल सिचुएशन को बताया मैंने कि मेरे पास 100 रुपए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं इफ आई हैड 100 रुपीज, अगर मेरे पास 100 रुपए होते, यानी कि ये जो सिचुएशन है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो कंडीशनल सेंटेंस जो है ना, वो कभी भी एक रियल सिचुएशन की बात नहीं करेगा, हमेशा वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करेगा। और जब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हैं तो उस सिचुएशन से पैदा होने वाला कोई ना कोई उसका कॉन्सिक्वेंस भी होगा, उसका परिणाम भी होगा। जैसे अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि मान ले तेरे पास 100 रुपए हैं, तो यहीं पे तो खत्म नहीं करूंगा। अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो उस सिचुएशन से पैदा होने वाला कोई ना कोई परिणाम भी होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? अगर तेरे पास 100 रुपए हैं तो क्या तू मुझे 50 रुपए देगा? यानी कि ये इसका परिणाम हुआ कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है जो मैंने पहले बताया, तो क्या इसकी वजह से ये परिणाम निकलेगा? तो ये जो पूरा मिलकर तैयार हुआ एक सेंटेंस, इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब आप कहोगे सर कंडीशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन सेंटेंसेस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं टोटल। एक पार्ट के अंदर कंडीशन रखी जाती है और दूसरे पार्ट के अंदर उसी कंडीशन से पैदा होने वाला रिजल्ट जो होता है उसकी बात की जाती है। जैसे एक सेंटेंस में और बोलता हूं, अगर मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे जरूर मिलूंगा। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, इस सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स हैं, या फिर कह सकते हो दो क्लॉज हैं, जिसमें से एक में अगर आप ढंग से देखोगे तो मैंने कंडीशन रखी है, और दूसरे में उस कंडीशन के फुलफिल होने या ना होने की वजह से जो होने वाला परिणाम है वो रखा है मैंने। जैसे मैंने क्या बोला, अगर मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे जरूर मिलूंगा। यानी कि ये जो मिलने का काम होगा, ये जो मिलने की मैं बात कर रहा हूं, ये पता कब हो पाएगा? जब मैं दिल्ली आऊंगा। यानी कि एक काम दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि अगर ऐसा होता है, अगर मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे मिलूंगा। तो एक क्लॉज के अंदर कंडीशन रखी जाती है और दूसरे क्लॉज के अंदर उस कंडीशन से पैदा होने वाला जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, उसकी बात की जाती है। तो ऐसे ही सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। बहुत ही सरल आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। ऐसे में क्या होता है? एन एक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर एक्शन। और मैंने क्या बताया, जब एक में कंडीशन रख रहे हैं, एक में रिजल्ट है, तो जो रिजल्ट वाला पार्ट है हमेशा वो कंडीशन वाले पार्ट पे डिपेंड करेगा। यानी कि एक क्लॉज हमेशा दूसरे पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो ऐसा जो कंप्लीट एक सेंटेंस तैयार होता है भाई, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला इफ आई गो देयर, अगर मैं वहां जाता हूं, इफ आई गो देयर आई विल टेक यू विद मी। यानी कि देखो, अगर मैं वहां जाता हूं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यानी कि ये वाला जो काम होगा ना, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ये काम कब हो पाएगा? जब ये वाला काम होगा। यानी कि इस वाले क्लॉज के अंदर देखो दो क्लॉज है, एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है। इस वाले क्लॉज के अंदर मैंने क्या रखा है? कंडीशन, कि अगर मैं वहां जाता हूं, इसके अंदर मैंने रखा कंडीशन। तो जिस क्लॉज के अंदर आप कंडीशन रखते हो, हमेशा ध्यान रखना, उस क्लॉज को हम बोलते हैं इफ क्लॉज। क्या बोलते हैं? इफ क्लॉज। दो तरह के क्लॉज होते हैं ना, तो जिस क्लॉज में हम कंडीशन रखते हैं ना भाई, उस क्लॉज को अगर हमें एक नाम देना हो तो हम क्या नाम देते हैं? इफ क्लॉज। इफ क्लॉज इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इसमें इफ आ रहा है, इसका नाम ही इफ क्लॉज है। ऐसा भी होगा कि इफ क्लॉज होगा लेकिन उसमें इफ नहीं होगा, अभी आगे आप देखोगे।
अभी आप ऐसे याद रखो कि जिसके अंदर कंडीशन रख रहे हैं वो इफ क्लॉज हो गया, और जो दूसरा वाला क्लॉज बच गया, ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। ये वाला जो क्लॉज है सेकंड वाला, ये किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट वाले पे, यानी कि जिसमें कंडीशन रखी जा रही है। तो जो क्लॉज डिपेंड कर रहा है, जो क्लॉज डिपेंड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं, या तो मेन क्लॉज कह लो या फिर क्या कह लो, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोल लो, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको? दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, इसको कई बार लोग कंडीशनल क्लॉज भी कह देते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन रखी जाती है। ठीक है, तो ये पूरा मिलकर क्या बन गया, कंडीशनल सेंटेंस बन गया। यू विल गेट गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड, बस शर्त है, बस शर्त क्या है कि यू स्टडी हार्ड, कि तुम क्या करो, कठिन पढ़ाई, कठिन मेहनत के साथ में क्या करो, पढ़ाई करो। यानी कि ये वाला काम तभी हो पाएगा जब ये वाला काम होगा। हाँ कि ना, बोलो भैया मेरे, ये वाला जो काम है, ये वाला जो काम है, ये कब हो पाएगा, जब ये वाला काम होगा। कि जब तक तुम कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि इस काम का होना, इस काम का होना इस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इस काम का होना इस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसमें कंडीशन रखी है मैंने कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा होगा। तो ये हो गया आपका इफ क्लॉज। अभी मैंने क्या बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि इफ क्लॉज में इफ नहीं होता, तो देखो यहां पर वही चीज है, इफ क्लॉज के अंदर इफ नहीं है। ठीक है, और ये हो गया आपका मेन क्लॉज, ये आपका क्या हो गया, मेन क्लॉज। ठीक है, ऑल क्लियर भाई, इतना समझ में आ रहा है? एक सेकेंड रुकना बस, देखो आगे भाई, स्टार्ट हो गया। चलो देखो, तो ये हो गया मेन क्लॉज, ये हो गया इफ क्लॉज। शी विल नॉट गो फ्रॉम हियर, वो यहां से नहीं जाएगी, अंटिल, जब तक, माई मदर कम्स, जब तक मेरी मम्मी नहीं आती वो यहां से नहीं जाएगी। यानी कि उसके यहां से जाने का काम कब होगा, जब ये वाला काम होगा। यानी कि इस काम के अंदर, सॉरी इस पार्ट के अंदर मैंने कंडीशन को रखा है, तो ये हो गया आपका इफ क्लॉज। ये आपका क्या हो गया, इफ क्लॉज। और अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, यानी कि ये जो है इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा मेन क्लॉज। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको पहचानना आना चाहिए कि इफ क्लॉज कौन सा है, मेन क्लॉज कौन सा है। आपको यही नहीं पता लग पा रहा, आपने कॉन्सेप्ट रट लिया और आपको ये नहीं समझ में आ पा रहा कि इफ क्लॉज कौन सा है, मेन क्लॉज कौन सा है, तो फिर तो कॉन्सेप्ट रटने का फायदा क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके अंदर हम लोग कंडीशन रख रहे हैं वो इफ क्लॉज होता है, और जो दूसरा वाला क्लॉज होता है, यानी कि जो इस पे डिपेंड करने वाला क्लॉज होता है, वो मेन क्लॉज होता है। दूसरी चीज क्या याद रखना, रट्टा मत लगा लेना कि पहले इफ क्लॉज होता है फिर मेन क्लॉज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इफ क्लॉज आगे पीछे, मेन क्लॉज आगे पीछे हो सकता है। जैसे यहाँ पर पहले इफ क्लॉज है फिर मेन क्लॉज है, लेकिन इसमें पहले मेन क्लॉज है फिर इफ क्लॉज है, पहले मेन क्लॉज है फिर इफ क्लॉज है। ठीक है, इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट एवरीथिंग, अगर तुमने मुझे सब कुछ बता दिया होता, आई वुड हैव श्योरली हेल्प्ड यू, तो मैंने तुम्हारी मदद जरूर की होती। पता है मैं मदद कब करता, जब तुमने मुझे सब कुछ बताया होता। यानी कि ये वाला जो काम है पूरी तरीके से इस पे डिपेंड कर रहा है। इसके अंदर मैंने कंडीशन रखी है कि अगर तुमने बताया होता, यानी कि कंडीशन है इसके अंदर भाई कि अगर तुमने बताया होता, तो जिसके अंदर कंडीशन रख रहे हैं वो हो जाएगा आपका क्या, इफ क्लॉज, और जो डिपेंड कर रहा है वो आपका हो जाता है मेन क्लॉज। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में जो है आ गई होगी। देखो मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आपको कम से कम ये पहचानना आ जाए कि इफ क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, ओवरऑल कंडीशनल किसको बोलते हैं, तो बहुत जरूरी था जानना। ठीक है, आगे बढ़े। अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी बेसिक चल रहा है। अभी कॉन्सेप्ट जब आएगा तो मैं कॉन्सेप्ट नंबर 88 लिख दूंगा, 87 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस ऑलवेज कंटेन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर इफ क्लॉज। अच्छा, इफ क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पीछे नहीं बताया मैंने, यहां पर लिखा हुआ है कि कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि दो क्लॉज होते हैं। एक होता है इफ क्लॉज जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, दैट एक्सप्रेसेस अ कंडीशन। और इफ क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन होता है, जो एक कंडीशन को एक्सप्रेस करता है, मतलब जिसमें कंडीशन रखी जाती है। एंड अ मेन क्लॉज, और दूसरा होता है आपका मेन क्लॉज, इंडिकेटिंग द आउटकम ऑफ दिस कंडीशन, मतलब इसी कंडीशन का जो आउटकम होगा, आउटकम का मतलब परिणाम, मतलब इस कंडीशन के होने या ना होने की वजह से जो परिणाम निकलेगा, वो परिणाम जिस क्लॉज में लिखा होगा उस क्लॉज को क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। और ये तभी हो पाएगा जब ये होगा। ठीक है भाई, दो क्लॉज होते हैं। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस कंडीशन, इफ क्लॉज के अंदर ऐसे कौन कौन से वर्ड्स लिखे होते हैं जिसको देखकर आप इजीली पहचान सकते हो कि यार ये तो कंडीशनल क्लॉज है, या इफ क्लॉज है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कुछ पहचान भी तो होगी, बिल्कुल है। मैंने क्या बोला, इफ क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज में ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो लिखे हुए अगर आपको दिख जाए तो डायरेक्ट आप कह सकते हो सर जी ये तो इफ क्लॉज है,
या सर जी ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ऐसे कुछ शब्द हैं, ठीक है, ये शब्द अगर आप याद रख लेते हो वेल एंड गुड, ठीक है। जैसे कौन कौन सा है, इफ क्लॉज में इफ आ सकता है, इफ क्लॉज में व्हेन, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, इन केस, नो सूनर और उसके साथ पूरा देन, ये पूरा पेयर आता है, ठीक है। तो इफ क्लॉज के अंदर ये सारे के सारे वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं, यानी कि जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्षमता रखते हैं किसी भी क्लॉज को इफ क्लॉज बनाने की, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा ना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आया था, देखो इफ वाला भी एग्जाम्पल है, इफ क्लॉज में इफ आ रहा है ना, इफ क्लॉज में इफ आ रहा है, हाँ कि ना। यहाँ पर देखो इफ क्लॉज में क्या आ रहा है, प्रोवाइडेड आ रहा है, ठीक है। इफ क्लॉज में क्या आ रहा है, अनटिल आ रहा है। तो इफ क्लॉज में प्रोवाइडेड भी आ सकता है, अनटिल भी आ सकता है, इफ भी आ सकता है, अनलेस भी आ सकता है, एज सुन एज भी आ सकता है, ठीक है, नो सूनर देन भी आ सकता है, इन केस भी आ सकता है, आफ्टर बिफोर भी आ सकता है। समझ में आ रहा है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो जिस क्लॉज में ये आ रहा है वो इफ क्लॉज हो जाता है। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज, मेनली 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ने हैं। देखो कंडीशनल सेंटेंस वैसे और भी टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करवा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, तो उसके पर्सपेक्टिव से 3 इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला होता है आपका जो इफ क्लॉज होगा, आपका जो इफ क्लॉज होगा वो बनेगा प्रेजेंट टेंस में। किस में बनेगा, प्रेजेंट टेंस में। दूसरा होता है आपका टाइप की जो आपका इफ क्लॉज है वो बनेगा विद वर्ब की सेकंड फॉर्म, विद वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कह सकते हो, ठीक है, सिंपल पास्ट, ठीक है भाई। और तीसरा होता है इफ क्लॉज आपका बनेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, यानी कि पास्ट परफेक्ट कह सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, पास्ट परफेक्ट। ये 3 चीजें याद रखना। पहला इफ क्लॉज या तो आपका प्रेजेंट टेंस से बनेगा, ठीक है, और मेनली प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस यहाँ पर आपको पढ़ना है, जो आपको सीखना है वो आपको सीखना है सिंपल प्रेजेंट। क्या सीखना है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो, क्या बोल लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। मैंने क्या बताया, कई टाइप के होते हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पर पढ़ना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है वही आपको पढ़नी है, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंडीशनल 3 टाइप के होते हैं। पहला इफ क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट से बनेगा, दूसरा इफ क्लॉज आपका V2 से बनेगा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट से, और तीसरा आपका जो इफ क्लॉज है वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। जैसे यहाँ पर अगर आपने ढंग से देखा हो तो यहाँ पर देखो जो इफ क्लॉज है वो किससे बन रहा है, सिंपल प्रेजेंट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बन रहा है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर जो इफ क्लॉज है वो भी किससे बन रहा है, प्रेजेंट से बन रहा है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टडी। यहाँ पर जो इफ क्लॉज है देखो वो भी प्रेजेंट से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो इफ क्लॉज है वो देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो बन रहा है आपका पास्ट परफेक्ट से। तो इफ क्लॉज 3 टाइप से बनता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से, या पास्ट इंडेफिनिट से, या पास्ट परफेक्ट से। 3 तरीके से आप इफ क्लॉज को बनाते हो, ठीक है। अब कब इफ क्लॉज प्रेजेंट होगा तो मेन क्लॉज क्या बनेगा, इफ क्लॉज अगर V2 से बनेगा तो मेन क्लॉज कैसे बनेगा, यही सारी चीजें इसके अंदर हमें पढ़नी है, ठीक है। ये सारा इसका हो गया भाई बेसिक। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी, ये बेसिक चीजें हैं। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 88। वैसे 1 लिखा हुआ है ये, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 88 यहां पर लिख देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट नंबर 88, ठीक है भाई। 101 कॉन्सेप्ट्स का कॉन्सेप्ट नंबर 88, ठीक है। आ जाओ, तीनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी जो मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के कंडीशनल होते हैं, तीनों को मैं आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंडीशनल। क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंडीशनल। फ्यूचर कंडीशनल क्या होता है, समझो ध्यान से। फ्यूचर कंडीशनल में क्या होता है कि आप सेंटेंस के अंदर कंडीशन रखते हो, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हो, लेकिन वो जो सिचुएशन है या वो जो घटना है वो प्रेजेंट में नहीं होती, वो पास्ट में नहीं होती, बल्कि वो कहां पर होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर आप कंडीशन रख रहे हो या किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रख रहे हो, लेकिन वो फ्यूचर के काम को दिखाए, किसको दिखाए, फ्यूचर को दिखाए, या फ्यूचर में होने वाले किसी काम को दिखाए, फ्यूचर में होने वाले किसी सिचुएशन को दिखाए, तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को हम बोलते हैं फ्यूचर कंडीशनल। समझ में आ गया, कंडीशनल आपको पता है, अगर उसी में फ्यूचर की हम बात कर दे तो फ्यूचर कंडीशनल। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पहचान करेंगे सर जी कि फ्यूचर कंडीशनल है। देखो सिंपल तरीका, इफ क्लॉज इन सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपका जो इफ क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि इफ क्लॉज 3 टाइप से बन सकता है, ये उसका पहला टाइप है। तो अगर आपका इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट से बन रहा है तो आप कह सकते हो कि वो जो कंडीशनल सेंटेंस आप बना रहे हो वो फ्यूचर कंडीशनल है, यानी कि उसमें होने वाला जो काम या सिचुएशन है वो प्रेजेंट या पास्ट का नहीं है बल्कि फ्यूचर का है। किसका है, फ्यूचर का। या फिर आप ये कह सकते हो कि जैसे आपको फ्यूचर में होने वाले 2 काम दिखाने
है ना, उसमें आपको एक कंडीशन दिखाना है, एक आपको उसका रिजल्ट दिखाना है। तो उसमें आप क्या करोगे, इफ क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाओगे, ठीक है। इसमें हम किस चीज की बात करते हैं, अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, मतलब एक पॉसिबल कंडीशन, पॉसिबल का मतलब जो हो सकता है, कहाँ, फ्यूचर में, ठीक है। एक पॉसिबल कंडीशन और उसका होने वाला जो संभावित रिजल्ट है, हम उसकी बात करते हैं इसमें, ठीक है। आपका इफ क्लॉज जो है, आपका जो इफ क्लॉज है वो किससे बनता है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट से। देखो यहाँ पर लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लिख सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये जो आपका इफ क्लॉज होता है ना, इसमें ये एक्चुअल में आपका फर्स्ट एक्शन होता है। फर्स्ट एक्शन का मतलब जो काम पहले होगा। जो आपका इफ क्लॉज होता है वो पहला काम होता है, यानी कि पहले ये होगा उसके बाद ये होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा है ना वैसे भी, यानी कि ये पहला काम है, दूसरा काम है, ठीक है। और जो सेकंड एक्शन होगा आपका, वो आपका होगा सिंपल फ्यूचर टेंस से। किससे बनेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी कि भैया ये आपका एक्चुअल में जो सेकंड एक्शन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी भाषा में समझो, ठीक है। कि अगर आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, यानी कि एक सेंटेंस में आपको एक कंडीशन रखनी है और एक आपको उसी का रिजल्ट रखना है, और दोनों की दोनों घटनाएं आपको फ्यूचर में होती हुई दिखानी है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आपका जो इफ क्लॉज है वो बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट से, और आपका जो मेन क्लॉज है वो बन जाएगा सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है आपका, और विल शैल के साथ नॉर्मल क्या होता है भैया, वी1, और वी1 के बाद आपका क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है आपका। जैसे मुझे बोलना हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे जरूर मिलूंगा। एक बात बताओ, अगर मैं दिल्ली आता हूं, यानी कि अभी मैं आया तो नहीं हूं, ना मैं पास्ट की बात कर रहा, ना मैं प्रेजेंट की बात कर रहा, मैंने क्या बोला, अगर मैं आता हूं। यानी कि ये जो काम मैं बोल रहा हूं, सुनने में आपको लग रहा है कि हूं आ रहा है इसमें, पढ़ने में और सुनने में आपको लग रहा है कि सर इसमें तो हूं आ रहा है, और सर है हूं हो तो प्रेजेंट की बात करता है। यही तो कमाल है कंडीशनल सेंटेंस का, कि पढ़ने में सुनने में आपको लगेगा कि सर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फ्यूचर में बेस्ड एक्शन है ये। मैंने अगर बोला कि अगर मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे जरूर मिलूंगा, तो ये दोनों की दोनों जो घटनाएं हैं, जिनमें एक में मैंने कंडीशन रखी कि अगर मैं आता हूं, और दूसरे में मैंने उसी का परिणाम दिखाया कि अगर मैं आता हूं तो तुमसे मिलूंगा, ये दोनों की दोनों जो घटनाएं हैं ये फ्यूचर में होंगी, अभी हुई नहीं है, ठीक है। ना प्रेजेंट में हो रही हैं, ना अभी तक हुई हैं, यानी कि ना पास्ट में हुई थी ना प्रेजेंट में हो रही हैं, बल्कि होंगी। तो दो घटनाएं मैंने यहाँ पर बताई, जिनमें से एक कंडीशन है, एक उसका परिणाम है, और दोनों फ्यूचर में बेस्ड है। तो मैं समझ गया कि भैया कंडीशनल सेंटेंस है, और कौन सा कंडीशनल है, फ्यूचर कंडीशनल। कौन सा कंडीशनल, फ्यूचर कंडीशनल, यानी कि फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। तो इफ क्लॉज किससे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। यानी कि इफ आई कम टू दिल्ली, इफ आई कम टू दिल्ली, फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट, मतलब सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एस और साथ में ऑब्जेक्ट। तो इफ आई कम टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली आता हूं, आई विल मीट यू, ठीक है। यानी कि इफ क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट से और मेन क्लॉज आपका सिंपल फ्यूचर से। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है फ्यूचर कंडीशनल। देखो कमाल की बात है ना, इफ क्लॉज में टेंस कौन सा आ रहा है, प्रेजेंट, लेकिन वो बन क्या जा रहा है, फ्यूचर कंडीशनल। यही तो कमाल है कंडीशनल सेंटेंस का, यही तो आपको याद रखना है। यही तो इंग्लिश की मजेदार चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो भाई, ही विल फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ कर देगा, प्रोवाइडेड यू अपोलोजाइज टू हिम। अब देखो इस वाले क्लॉज में प्रोवाइडेड आ रहा है, तो मैंने अभी क्या बताया था, जिस क्लॉज के अंदर इफ, प्रोवाइडेड, व्हेन, एज सुन एज, है ना, नो सूनर देन, अनटिल अनलेस आ जाए, वो क्लॉज आपका क्या बन जाता है, इफ क्लॉज। और दूसरा जो क्लॉज है वो आपका बन जाता है मेन क्लॉज। यानी कि इसके अंदर ये आपका इफ क्लॉज है और ये आपका मेन क्लॉज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसको पढ़ के पता लगाना कि एक्शन जो है ये फ्यूचर में बेस्ड है या प्रेजेंट में बेस्ड है या पास्ट में बेस्ड है। पढ़ो एक बार, वो तुम्हें माफ कर देगा बशर्ते कि तुम उससे माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगा बशर्ते कि तुम उससे माफी मांग लो। अगर मैं किसी को ये बात बोल रहा हूँ कि वो तुम्हें माफ कर देगा बशर्ते कि तुम उससे माफी मांग लो, यानी कि उसने अभी तक माफी मांगी नहीं है और ना वो भी मांग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम मांग लो यानी कि मांगोगे, यानी कि माफी तुम फ्यूचर में मांगोगे ना, अभी तो नहीं मांग रहे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर माफी मांग लो, यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम माफी मांग लोगे, है ना, तो पढ़ने में सुनने में क्या लग रहा है, प्रेजेंट, लेकिन फ्यूचर में बेस्ड एक्शन ये। अगर तुम माफी मांग लोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगा, अगर तुम माफी मांग लोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगा। दो एक्शन हो रहे हैं यहाँ पर और दोनों के दोनों फ्यूचर में बेस्ड हैं, दोनों के दोनों फ्यूचर में बेस्ड हैं, ठीक है। और एक एक्शन दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। ये वाला जो एक्शन है वो तुम्हें माफ कर देगा कब, जब तुम उससे माफी मांगोगे, यानी कि एक चीज दूसरे पर डिपेंड कर रही है
और आपको पता है कि जब एक चीज दूसरे पर डिपेंड करे तो वो कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। तो कंडीशनल है, कौन सा कंडीशनल है? फ्यूचर कंडीशनल, क्योंकि दोनों के दोनों फ्यूचर में होने वाले इवेंट को दिखा रहे हैं। अब आपको ये भी पता चल गया कि कंडीशनल है, आपको ये भी पता चल गया कि दोनों के दोनों फ्यूचर में होने वाले यानी कि फ्यूचर कंडीशनल है। तो अगर फ्यूचर कंडीशनल है तो मेरे भाई पहला एक्शन सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा एक्शन आपका सिंपल फ्यूचर में। तो पहला एक्शन क्या होगा? माफी मांगने का। पहले माफी मांगोगे तब ना माफ करेगा, यानी कि मेन क्लॉज, सॉरी पहला एक्शन क्या होता है? पहला एक्शन क्या होता है आपका? इफ क्लॉज। पहला एक्शन क्या होता है आपका? इफ क्लॉज। तो यही तो आपका पहला एक्शन है जो इफ क्लॉज वाला है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। चेक करते हैं एक बार। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एस कब लगाते हैं? जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ये तो सेकंड पर्सन है, नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, यानी कि ये तो चलो सिंपल प्रेजेंट में है। अब चेक करेंगे कि जो सेकंड एक्शन है, सेकंड एक्शन यानी कि मेन क्लॉज, क्या वो सिंपल फ्यूचर से बन रहा है? क्या वो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन रहा है? तो देखो, ही विल फॉरगिव, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है भाई, आया समझ में? अगला, शी विल मीट यू, वो तुमसे मिलेगी एज सुन एज। इस वाले क्लॉज में एज सुन एज आ गया, मतलब ये इफ क्लॉज है, यानी कि सेकंड यानी कि फर्स्ट एक्शन है, यानी कि क्या है ये? फर्स्ट एक्शन। फर्स्ट एक्शन का मतलब होता है इफ क्लॉज। पढ़ो, वो तुमसे मिलेगी जैसी वो दिल्ली पहुंचती है। तो ना तो वो भी दिल्ली पहुंची है, ना वो भी तुमसे मिली है, बल्कि दिल्ली भी पहुंचेगी और तुमसे मिलेगी, यानी कि दोनों की दोनों जो घटनाएं हैं फ्यूचर में होने वाली है। और एक काम का होना दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो कंडीशनल तो है और दोनों फ्यूचर में होंगे, मतलब फ्यूचर कंडीशनल है, सिंपल। अगर फ्यूचर कंडीशनल है तो आपका जो इफ क्लॉज है, यानी कि जो फर्स्ट एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो देखो, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन क्लॉज आपका बनना चाहिए विल शैल प्लस वी1 से, तो विल शैल के साथ वी1, यानी कि ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बस पढ़ के आपको पता लगाना कि क्या फ्यूचर में होने वाला काम है या प्रेजेंट में होने वाला काम है या पास्ट में होने वाला काम था। अभी केवल हम फ्यूचर कंडीशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, दे विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे अंटिल यू आस्क देम टू हेल्प, जब तक तुम उससे मदद नहीं मांगते हो। तो मतलब अभी तुमने ना तो मदद मांगी है ना उन्होंने मदद की है, मदद मांगोगे और मदद वो करेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों काम जो है फ्यूचर में बेस्ड है, ठीक है। और एक काम का होना दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। वो तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन कब? जब तुम मदद मांगोगे। इस काम का होना इस पर डिपेंड कर रहा है, तो मतलब कंडीशनल तो है। कौन सा कंडीशनल? फ्यूचर कंडीशनल, क्योंकि दोनों की दोनों घटनाएं फ्यूचर में होंगी, अभी तक कोई भी हुई नहीं है। तो आपका जो इफ क्लॉज है अंटिल वाल, जिसमें अंटिल लग गया वो इफ क्लॉज बन गया, बताया था अभी, अंटिल अनलेस बताया था ना। तो इफ क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट से बनना चाहिए, तो बन रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। या आपका विल शैल प्लस वी1 से बनना चाहिए, बन रहा है, यानी कि ये भी सेंटेंस क्या है? करेक्ट है भाई, ठीक है। देयर विल बी रश एट रंगाज हाउस, कि रंगा के घर पे भीड़ होगी व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जब अपने घर लौट के आता है, घर लौट के आएगा। तो भाई जब घर लौट के आएगा तो उसके घर पे भीड़ होगी, तो ना तो वो भी आया है ना अभी भीड़ हुई है। एक काम का होना दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो कंडीशनल है कौन सा? फ्यूचर कंडीशनल। तो पहले कौन सा काम आएगा? पहले होगा ये, जब वो घर आएगा, जब वो गांव आएगा तभी ना लोग भीड़ लगाएंगे। तो पहला काम ये है, यानी कि ये आपका क्या है? इफ क्लॉज है। ये आपका होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखो यहाँ पर तो एस भी लग रहा है, क्योंकि एस कब लगता है? जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो रिटर्न में रिटर्न्स कर दिया मैंने, एस लगा दिया। जो सेकंड एक्शन है वो आपका होना चाहिए विल शैल प्लस वी1, तो विल शैल के साथ वी1 बिल्कुल है, यानी कि सेंटेंस आपका क्या है? करेक्ट है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हाँ कि ना? नोट करने वाली एक चीज याद रखना कि कभी भी मेन क्लॉज के अंदर, कभी भी मेन क्लॉज, सॉरी इफ क्लॉज के अंदर कभी भी ध्यान रखना, इफ क्लॉज के अंदर कभी भी विल, वुड या शैल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इफ क्लॉज में कभी भी विल शैल या वुड का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि फ्यूचर को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? फ्यूचर को। वैसे भी अभी आपने जो देखा, आपने देखा इफ क्लॉज 3 टाइप के होते हैं। इफ क्लॉज में या तो प्रेजेंट टेंस आता है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहीं पर भी फ्यूचर दिख रहा? नहीं दिख रहा है। तो इफ क्लॉज में कभी भी विल शैल या वुड का इस्तेमाल नहीं करना। इसके ऊपर एग्जाम में एरर दी ही जाती है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसके ऊपर एग्जाम में एरर जो है वो दिया ही जाता है, ठीक है। समझ में आ गया भाई? ये चीज समझ में आया? फ्यूचर कंडीशनल ये पहला टाइप हो गया आपका। पहला टाइप जो आपने पढ़ा था ना कि इफ क्लॉज किससे बनता है? प्रेजेंट टेंस से, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहला टाइप आपने पढ़ लिया कि कब ये दिखाता किस चीज को है? ये दिखाता है फ्यूचर कंडीशनल को। यहां पर लिख भी लो, ये दिखाता है फ्यूचर कंडीशनल को। अजीब सी बात है, माना मैंने, क्योंकि देखो आ रहा है प्रेजेंट टेंस, आ रहा है प्रेजेंट टेंस, लेकिन दिखा फ्यूचर को रहा है। तो ऐसा ही है, अभी आगे और भी लोचा है, ध्यान से देखना। पहली टाइप समझ में आ गई?
कॉन्सेप्ट नंबर 89, यह है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 89, कॉन्सेप्ट नंबर 89, ठीक है भाई। इफ क्लॉज विद वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब मैंने सेकंड वाली टाइप आपको क्या बताई कि जो आपका इफ क्लॉज है वो बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से, यानी कि सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, मैंने यहां पर लिखवा रखा है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है भाई, आया समझ में। अब ये किसको दिखाता है, जैसे अभी आपने देखा कि इफ क्लॉज में अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर कंडीशनल को दिखाता है। अगर हम इफ क्लॉज में पास्ट को लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट को, तो ये प्रेजेंट कंडीशनल को दिखाता है। देखो है ना बिल्कुल अटपटी बात, जब इसमें प्रेजेंट आ रहा था इफ क्लॉज में तो फ्यूचर कंडीशनल को दिखा रहा था, और जब इसमें फाइनली पास्ट आ गया तो ये प्रेजेंट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट को, बिल्कुल सही है। अब ये प्रेजेंट की सिचुएशन को दिखाएगा आपको, अब ये होने वाले सिचुएशन को या होने वाली घटना को ना दिखाकर प्रेजेंट की किसी घटना को आपको दिखाएगा। और ये भी अपने आप में 3 टाइप का, अभी आप आगे देखोगे, देखो पढ़ो पहले। अ हाइपोथेटिकल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, यानी कि जो मानते हो आप, और उसका होने वाला जो रिजल्ट है वो होता है, ठीक है, बेस्ड होता है किसमें, प्रेजेंट में बेस्ड होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन सिचुएशन दैट हैव नॉट येट हैपेंड। हाइपोथेटिकल का मतलब ऐसी सिचुएशन जो अभी तक हुई नहीं है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, मानना होता है आपको, ठीक है। किसमें बेस्ड होता है, ये प्रेजेंट में बेस्ड होता है, एक्शन किसमें बेस्ड होता है, प्रेजेंट में, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर अब आपको एक कंडीशन दिखानी है, ठीक है, और उस कंडीशन के होने या ना होने की वजह से उसका होने वाला रिजल्ट आपको दिखाना है, और ये दोनों आपको प्रेजेंट में रखने हैं, दोनों आपको प्रेजेंट में रखने हैं। अब आपको ये नहीं बोलना कि अगर मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे मिलूंगा, ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है। मैं अगर अपने किसी दोस्त से बोल रहा हूँ कि भाई अगर मेरे पास 100 रुपये होते तो मैं तुझे 2 रुपये दे देता, या मैं तुझे 50 रुपये दे देता। अगर मेरे पास अभी 100 रुपये होते या मेरे पास 100 रुपये होते, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मेरे पास होंगे, समझो ध्यान से, मैं नहीं बोल रहा कि मेरे पास 100 रुपये होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास होते, यानी कि मेरे पास अभी नहीं है, यानी कि बात में प्रेजेंट की कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं दिल्ली आता हूँ, तो यानी कि मैं दिल्ली आऊंगा इतना पता है, लेकिन एक कंडीशन रख दी कि अगर मैं आता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपये होते, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मेरे पास होंगे ना, अगर मेरे पास होते मतलब अगर मेरे पास अभी होते तो मैं तुम्हें 50 रुपये दे देता, ठीक है, अभी होते तो मैं तुम्हें 50 रुपये देता। यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, एक प्रेजेंट की सिनेरियो की बात कर रहे हैं, एक प्रेजेंट के सिचुएशन की बात कर रहे हैं। पढ़ के आपको लगेगा कि सर कहीं ना कहीं तो फ्यूचर में जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में नहीं जा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा। अगर मेरे पास 100 रुपये होते तो मैं तुम्हें 50 रुपये दे देता, यानी कि देता भी तो किस में, प्रेजेंट में देता ना, फ्यूचर में थोड़ी देता। अगर अभी होते तो मैं तुमको अभी देता, यानी कि दोनों चीजें कहां पर है, प्रेजेंट में बेस्ड है। तो अगर आप प्रेजेंट में बेस्ड किसी कंडीशनल सेंटेंस को बनाना चाहते हो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को यूज करना चाहते हो, तो वहां पर आपका जो इफ क्लॉज है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनना चाहिए, यानी कि या तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। इफ क्लॉज आपका प्रेजेंट से नहीं बन सकता, फ्यूचर से तो वैसे भी नहीं बनता, ठीक है भाई, आया समझ में। और क्या बन जाता है, ये प्रेजेंट कंडीशनल बन जाता है। और मैंने क्या बताया, इफ क्लॉज आपका किससे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सवाल यह है कि अगर इफ क्लॉज इससे बन रहा है, अगर इफ क्लॉज इससे बन रहा है, तो अब आपका मेन क्लॉज यानी कि जो सेकंड एक्शन है वो कैसे बनेगा, मेन क्लॉज कैसे बनेगा। तो मेन क्लॉज को बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट के साथ में वुड आ जाएगा, और वुड के साथ में V1। अभी पीछे वाले में आपने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट के साथ में क्या आ रहा था, विल शैल, अब क्या आ रहा है सब्जेक्ट के साथ में वुड, क्या आ रहा है सब्जेक्ट के साथ में वुड आ रहा है, ठीक है। जैसे भाई एग्जांपल देखो ऊपर, इफ आई लिव्ड, देखो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ आई लिव्ड इन दिस बंगलो, अगर मैं इस बंगलो में रह रहा होता, आई वुड फील वेरी हैप्पी, तो मैं बहुत खुश होता, तो मैं बहुत खुश फील करता। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं, एक काम हो रहा है बंगले में रहने का, एक काम हो रहा है खुश होने का, और एक काम दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि मैं खुश कब होता, जब मैं बंगले में रहता। तो जैसे ही एक काम दूसरे पर डिपेंड करे तो आप समझ जाते हो कि वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। अब ये कंडीशनल तो है, लेकिन अब आपको पहचान करनी है कि सर फ्यूचर कंडीशनल है या सर प्रेजेंट कंडीशनल है। फ्यूचर कंडीशनल का मतलब दोनों घटनाएं फ्यूचर में होंगी, और प्रेजेंट कंडीशनल का मतलब कि प्रेजेंट की एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर कुछ फ्यूचर में होने की बात कर रही है, की जा रही है। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस बंगलो में रहूंगा तो मैं खुश होऊंगा, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं इस बंगले में रह रहा होता, अगर मैं इस बंगले में रह रहा होता, यानी कि मैं प्रेजेंट की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ,
मैं एक प्रेजेंट के सिचुएशन की बात कर रहा हूं, तो यानी कि प्रेजेंट कंडीशनल हो गया। तो प्रेजेंट कंडीशनल में आपका जो फर्स्ट एक्शन यानी कि जो इफ क्लॉज है वो बनता है वो आपकी सेकंड फॉर्म से, जो कि बन रहा है इफ आई लिव्ड इन दिस बंगलो। और जो आपका सेकंड एक्शन यानी कि जो मेन क्लॉज है वो बनता है वुड प्लस वी1, तो आई वुड फील वेरी हैप्पी, तो वुड के साथ में वी1, यानी कि सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। इफ यू सॉ अ टाइगर, अगर तुम एक टाइगर देख लो, अब यहां पर जब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट कंडीशनल है। क्या है ये? प्रेजेंट कंडीशनल, यानी कि अगर तुम अभी एक टाइगर देख लो, या अगर तुम एक टाइगर देख लो, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर में नहीं जा रहा। अगर तुम एक टाइगर देख लो, व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तो देखो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो मेन क्लॉज में वुड के साथ वी1 होना चाहिए, तो वुड के साथ वी1 है, सेंटेंस क्या है आपका? करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर मेरे पास ये बंगला होता, अगर तुम एक टाइगर देख लो, ये प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और इसी सिचुएशन से पैदा होने वाला क्या है? ये रिजल्ट है दोनों के दोनों। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी में एक और चीज होती है कि प्रेजेंट में कई बार हम इमेजिनेशन करते हैं। ये तो हो गया प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और एक होता है प्रेजेंट में जब हम कुछ इमेजिन करते हैं। प्रेजेंट में जब हम कुछ क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, है ना। प्रेजेंट में यार अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में होऊंगा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो प्रेजेंट में रहकर मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ इमेजिन कर रहा हूँ। प्रेजेंट में रहकर मैं कुछ क्या कर रहा हूँ? इमेजिन कर रहा हूँ, यानी कि रियल इवेंट तो नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी हाइपोथेटिकल कंडीशन ही है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सारे नियम बदल देता, यानी कि एक काम का होना दूसरे काम पे डिपेंड कर रहा है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, एक काम का होना दूसरे काम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंडीशनल। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंडीशनल। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो इमेजिनेशन वाले केस में क्या हो जाता है? आपका जो इफ क्लॉज है ना, अब यहाँ पर देखो V2 से बन रहा था ना, यहाँ पर जो आपका इफ क्लॉज है वो भी V2 से बनेगा, लेकिन यहाँ पर V2 फिक्स हो जाता है कि वर आता है यहाँ पर हमेशा, जब आप इमेजिनेशन की बात कर रहे होते हो। अगर कोई कंडीशन की बात कर रहे हो तो V2 आएगा, लेकिन अगर प्रेजेंट में रहकर कोई इमेजिनेशन कर रहे हो तो वहां पर हमेशा वर आता है। ये चीज आप ध्यान रखना मेरे भाई, मेरे बंधु। यहां पर सब्जेक्ट कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पर हमेशा फिक्स है कि वर आएगा तो मतलब वर आएगा। क्या बोला मैंने? वर आएगा मतलब वर आएगा, चाहे यहां पर आई हो, चाहे वी हो, चाहे शी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, कुछ भी हो, यहां पर वर। जैसे बोलते हैं ना कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जैसे ही मैंने आई के साथ वर लगाया तो मैं समझ गया कि भैया प्रेजेंट के कंडीशनल की बात हो रही है, और प्रेजेंट में एक्चुअल में क्या कर रहा हूं मैं? इमेजिनेशन कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं मैं? इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन में भी क्या करना है? किसी पोजीशन को इमेजिन करना है आपको। अगर कुछ होने या ना होने को इमेजिन कर लोगे तो वो अलग चीज बन जाएगी, किसी कंडीशन को इमेजिन कर लोगे तो वो तो अलग ही बन जाएगा ना, वो तो यही बन जाएगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यहां पर जो आपको इमेजिन करना है वो क्या इमेजिन करना है? कि किसी इंसान को किसी एक पोजीशन में रखना इमेजिन करना। जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं पंछी होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो यहाँ पर आपको अपने आप को या किसी और व्यक्ति को इमेजिन करना है एक दूसरी पोजीशन में, एक दूसरी पोजीशन में। ठीक है, तो आपका इफ क्लॉज कैसे बनेगा? सब्जेक्ट के साथ में वर और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मेन क्लॉज सेम बनेगा। देखो जो चीज यहाँ पर है, ठीक है, वही चीज यहाँ पर है, मेन क्लॉज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि है तो ये पूरा प्रेजेंट कंडीशनल ही ना। प्रेजेंट कंडीशनल में पहला टाइप आपने क्या पढ़ा? ये पढ़ा, जिसमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखते हैं तो V2 आता है। दूसरा आपने क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि प्रेजेंट में हम एक इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन किस टाइप का? हम एक पोजीशन इमेजिन कर लेते हैं किसी व्यक्ति या अपने आप को भी लेकर, कि अगर मैं पंछी होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। बोलते ना इफ आई वर यू, बोलते ना इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि प्रेजेंट में मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं, अपनी पोजीशन इमेजिन कर रहा हूं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो आगे कुछ भी लगा लो, आई वुड नेवर लेट दैट हैपन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसमें आपका वर आ गया, और इस वाले में मेन क्लॉज में आपका क्या बन जाता है? वुड के साथ वी1, वुड के साथ वी1, तो आई वुड नेवर लेट। ठीक है, वुड के साथ वी1 आ जाता है। ऑल क्लियर भाई? समझ में आ रहा है? सब याद रखना कि इफ क्लॉज क्या होगा तो मेन क्लॉज कैसे बनेगा, ये याद रखना। इफ क्लॉज क्या होगा तो मेन क्लॉज कैसे बनेगा, और अगर इफ क्लॉज इससे बन रहा है, मेन क्लॉज इससे बन रहा है, तो वो किस चीज को दिखाता है? अगर इफ क्लॉज इससे बन रहा है, मेन क्लॉज इससे बन रहा है, तो वो किस चीज को दिखाता है? ये सब याद रखने वाली चीजें हैं भाई। अगर आपको ये याद हो पा रही हैं तो ट्रस्ट में कंडीशनल में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और कंडीशनल को शायद इस तरीके से कभी आपने पढ़ा भी ना हो, शायद बोल रहा हूं मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ा होगा, शायद कभी इस तरीके से आपने कंडीशनल को समझने की कोशिश ना की हो, शायद किसी ने इस तरीके से आपको समझाया ना हो। कंडीशनल में तो जहाँ तक मैंने देखा है बहुत सारे
टीचर्स को मैंने देखा है, लेक्चर्स में देखता रहता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, है ना। तो जहाँ तक मैंने देखा है, तो मैंने क्या देखा है कि लोग यही पढ़ा देते हैं कि इफ क्लॉज इससे बनेगा, मेन क्लॉज इससे बनेगा, इफ क्लॉज इससे बनेगा, मेन क्लॉज इससे बनेगा, कौन किस चीज़ को दिखाता है, कब क्या आना चाहिए, तो वो चीज़ें एक्सप्लेन सही से नहीं की जाती हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा भाई। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 89 था, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, 90 है भाई। ये जो है ना आपका, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 90 है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 90। प्रेजेंट कंडीशनल में एक आपने ये पढ़ लिया जब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हैं प्रेजेंट में, एक आपने पढ़ लिया जब हम क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन को इमेजिन कर रहे हैं। एक और होता है प्रेजेंट कंडीशनल में, प्रेजेंट कंडीशनल में एक और होता है, उसमें भी आप क्या करते हो, इमेजिनेशन करते हो। पहले इसको समझ लो फिर इस पे आएंगे। उसमें भी आप इमेजिनेशन ही करते हो, लेकिन इसमें क्या इमेजिनेशन करते हो कि कोई चीज आपके पास है, पोजेशन में, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। पीछे वाले में आप इमेजिन कर रहे थे एक पोजीशन को, कि मतलब कोई इसकी जगह है, कोई उसकी जगह है, कोई पंछी है, कोई प्रधानमंत्री है। इसमें भी आप इमेजिनेशन करते हो प्रेजेंट में कुछ आपके पास होने को। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बोला था कि अगर मेरे पास 10 रुपये होते, अगर मेरे पास 10 रुपये होते, तो देखो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, इमेजिन क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ हो, यानी कि मेरे पोजेशन में कुछ हो, तो ये वाला बन जाएगा। तो इफ क्लॉज कैसे बनेगा इसका, अब V2 से ही बनेगा। तो V2 क्या है, हेड है इसमें आपका। ठीक है, ये फिक्स होता है यहाँ पर, सब्जेक्ट के साथ में हेड, हेड के साथ में ऑब्जेक्ट। ये कब लगाएंगे, जब आप कुछ पोजेशन की बात करते हो, कुछ होने ना होने की। अगर मेरे पास 10 रुपये होते, अगर तुम्हारे पास एक मकान होता, बात हम प्रेजेंट की ही कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इफ क्लॉज में वो आपके सेकंड फॉर्म अगर आ रहा है तो मतलब प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंडीशनल की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कंडीशनल 3 टाइप के बने। पहले में आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हो प्रेजेंट में, दूसरे में आप प्रेजेंट में एक इमेजिनेशन करते हो पोजीशन, और तीसरे में आप प्रेजेंट में इमेजिनेशन करते हो कि आपके पास कुछ है या किसी के पास कुछ है, किसी के पोजीशन में कुछ है। तो हेड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो मेन क्लॉज है वो सेम रहेगा। देखो जो मेन क्लॉज है वो सेम रहेगा, वुड प्लस V1। इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, देखो ना, इसमें कोई चेंज नहीं आया। वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, और यहाँ पर भी वुड प्लस V1, क्योंकि है तो तीनों सेम ही ना, तीनों है तो प्रेजेंट कंडीशनल ना। ये भी प्रेजेंट कंडीशनल है, वो दोनों भी पीछे जो आपने पढ़े वो प्रेजेंट कंडीशनल ही थे। इसमें आप कुछ होने या ना होने के की बात करते हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 91, कॉन्सेप्ट नंबर 91। अब एक बार ध्यान से समझना जो ऊपर लिखा हुआ भाई, ये क्या लिखा हुआ है। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा, इमेजिनेशन वाला। जब आप कोई पोजीशन इमेजिन कर लेते हो प्रेजेंट में कि अगर मैं ये होता, अगर तुम वो होते, है ना, उसी के बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नेवर डू दैट, तो मैं ये कभी ना करता, तो मैं वो कभी ना करता। ठीक है, तो अगर इफ के साथ में सब्जेक्ट है और उसके साथ में वर है, तो यहां से आप समझ जाना कि यहां पर प्रेजेंट में इमेजिनेशन की बात हो रही है। अगर वर आ रहा है तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट कंडीशनल है। क्या है ये, प्रेजेंट कंडीशनल है, और प्रेजेंट में किस चीज की बात हो रही है, इमेजिनेशन की बात हो रही है। इमेजिनेशन में कौन सा, कोई पोजीशन को इमेजिन करना है या किसी पोजेशन को इमेजिनेशन करना है, तो क्या करना है, पोजीशन को इमेजिन करना है। अगर वर आ रहा है तो मतलब आप एक पोजीशन को इमेजिन कर रहे हो कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तुम्हारी पोजीशन में होता, आई वुड नेवर डू दैट, तो मैं वो कभी ना करता। तो देखो मेन क्लॉज में आपका वुड प्लस V1 आ जाएगा। ठीक है, अगला, इफ शी वर रिच, अगर वो अमीर होती, तो देखो बात प्रेजेंट की कर रहा हूं, अगर वर आ रहा है तो मतलब प्रेजेंट कंडीशनल है। ठीक है, और यहाँ पर एक पोजीशन को इमेजिन किया जा रहा है कि अगर वो अमीर होती, मतलब उसकी पोजीशन अमीर होती। ठीक है, शी वुड बाय, तो देखो वुड के साथ में V1 आ जाएगा मेन क्लॉज में, बिल्कुल क्या है, ठीक है। इफ ही वर आई, अगर वो मेरी जगह होता, अगर वर आ रहा है तो मतलब प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रहे हैं पोजीशन को। इफ ही वर आई, अगर वो मेरी जगह होता, ही वुड नेवर, तो वुड के साथ में V1 आ जाएगा, यानी कि ये भी क्या है, ठीक है। ठीक है, वुड दैट, अब इफ की जगह पर कभी कभी वुड दैट भी आ जाता है, ध्यान रखना, इफ की जगह पर कभी कभी वुड दैट भी आ जाता है। इफ की जगह पर वुड दैट आई वर अ सोल्जर, अगर मैं एक सोल्जर होता, आई वुड सर्व माई कंट्री। वुड दैट आई वर अ सोल्जर, आई वर अ सोल्जर, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट में एक पोजीशन को इमेजिन कर रहा हूं, वर आ रहा, प्रेजेंट में एक पोजीशन को इमेजिन कर रहा हूं, आई वर अ सोल्जर, आई वुड सर्व माई कंट्री टिल माई लास्ट ब्रेथ, तो देखो वुड के साथ में V1 आ रहा है। समझ में आ रही है भाई बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि प्रेजेंट में जब हम कुछ इमेजिनेशन करते हैं किसी पोजीशन को, तो वहां पर सब्जेक्ट के साथ में वर आता है, वर के साथ में आपका ऑब्जेक्ट आता है, और मेन क्लॉज में आपका वुड प्लस V1 आता है। मेन क्लॉज में क्या आता है, वुड प्लस V1। अब सीखने और समझने वाली बात क्या है कि जब भी आप प्रेजेंट में किसी पोजीशन को इमेजिन करते हो तो ये तो फिक्स है कि वहां पर वर आएगा, है ना, और इफ आएगा, इफ क्लॉज में इफ आएगा। अगर इफ क्लॉज में इफ आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया, इफ क्लॉज में इफ नहीं भी आ सकता, जैसे देखो यहाँ पर नहीं आ रहा, वर तो आ रहा है लेकिन इफ नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूं अगर इफ आ रहा है तो ऐसे में यहां पर थोड़ा सा इन्वर्जन काम करता है।
यहाँ पर क्या काम करता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है पहले तो आप ये समझो, मैंने आपको सैकड़ों बार बता रखा है पहले की क्लासेस में। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब आप एक हेल्पिंग वर्ब को या वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देते हो, ठीक है, लेकिन वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं बनता। जनरल केसेस में क्या होता है, जब आप हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रखते हो, जैसे कि आर यू गोइंग देयर, तो आर पहले आ गया सब्जेक्ट के, तो मतलब ये इंटेरोगेटिव बन गया। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देते हो, लेकिन वो इंटेरोगेटिव नहीं बनता, वो रहता असर्टिव ही है। क्या रहता है वो, असर्टिव रहता है वो, ठीक है, आया समझ में। तो अगर प्रेजेंट में आप एक किसी पोजीशन को इमेजिन कर रहे हो और अगर इफ क्लॉज में इफ आ रहा है, तो आप उसको एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, वी कैन रिमूव इफ फ्रॉम इफ क्लॉज, इफ क्लॉज से हम इफ को हटा सकते हैं। केवल इसी वाले केस में ध्यान रखना, जब हम प्रेजेंट में किसी पोस्ट को इमेजिन करते हैं, पोजीशन को इमेजिन करते हैं, और किसी केस में मत करना इफ को हटाने वाला काम, ठीक है, केवल इसी वाले में। जब हम एक प्रेजेंट में क्या करते हैं, पोजीशन को इमेजिन करते हैं, तो हम यहाँ से इफ को हटा सकते हैं, और इफ को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, न्यू स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखो, इफ क्लॉज कैसे बना सकते हैं, इफ को हटा दिया हमने, इफ को हटाकर हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट और वर्ब को हमने चेंज करके वर और सब्जेक्ट कर दिया। देखो ध्यान से, हमने सब्जेक्ट और वर्ब को चेंज करके क्या कर दिया, वर और सब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। यानी कि मैंने वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट की क्या कर दिया, पहले कर दिया। आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट में जब आप किसी पोस्ट को या पोजीशन को इमेजिन करते हो और इफ क्लॉज में इफ लगाते हो, तो वहां से आप इफ को हटा सकते हो, इफ को हटा सकते हो, और इफ को हटाकर करना क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में चेंज कर देना पोजीशन इनकी। यानी कि आई वर की जगह पर क्या आ जाएगा, वर आई, शी वर की जगह पर वर शी, ही वर की जगह पर वर ही। लेकिन कंडीशन यही कि वहां से इफ आपको हटाना पड़ेगा, फिर इफ आपको हटाना पड़ेगा, और क्या लग जाएगा, इन्वर्जन। क्या लग जाएगा, इन्वर्जन। और मेन क्लॉज तो सेम बनेगा, वुड प्लस वी वन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे देखो ये वाला मैंने लिखा इफ आई वर यू, वही वाला यहाँ पर लिखा इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड नेवर डू दैट। तो इसको पढ़कर मुझे पता चला कि प्रेजेंट में किसी पोजीशन को इमेजिन किया जा रहा है, और आपको याद आएगा कि सर ने बताया था कि अगर प्रेजेंट में किसी पोजीशन को इमेजिन करने की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट कंडीशनल की बात हो रही है, और अगर इफ क्लॉज में इफ आ रहा है, तो हम वहां से इफ को हटा भी सकते हैं। इफ को हटा दिया मैंने, देखो, और मैंने क्या कर दिया, आई वर को मैंने कर दिया वर आई, वर आई यू, वर आई यू, वर आई यू, इफ को हटा दिया, क्या कर दिया, वर आई यू, वर आई यू, आई वुड नेवर डू दैट। ये देखो बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मीनिंग इसकी है ना, वही मीनिंग इसकी है, दोनों में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। एक इन्वर्जन लगाने से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, दोनों में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। इस चीज को क्या रखना, ध्यान रखना, ठीक है भाई, समझ गए। एक तरीके से पूरा कंडीशनल मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या करा रहा हूँ, पूरा कंडीशनल ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देख लो, कॉन्सेप्ट नंबर 91 समझ में आ गया, ये वाला। प्रेजेंट में हम इमेजिन करते हैं किसी चीज के होने या ना होने को, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ आई हैड 2 पेन्स, अगर मेरे पास 2 पेन्स होते, देखो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के साथ में हेड आता है इफ क्लॉज में, अभी बताया था ना। अगर प्रेजेंट में कुछ होने या ना होने को इमेजिन करते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ में हेड आता है, और मेन क्लॉज तो सेम बनता है, वुड प्लस बी वन से। तो यहाँ पर हेड आ रहा है, लेकिन क्या है ये, प्रेजेंट कंडीशनल है। क्या है ये, प्रेजेंट कंडीशनल है, पास्ट नहीं है, प्रेजेंट कंडीशनल है, ध्यान रखना ये। अगर मेरे पास 2 पेन्स होते तो आई वुड गिव, तो देखो वुड के साथ वी वन। इफ दे हैड मनी, अगर उनके पास पैसे होते, दे वुड श्योरली हेल्प, वुड के साथ वी वन, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका है कॉन्सेप्ट नंबर 92, तीसरा टाइप, कॉन्सेप्ट नंबर 92, इफ क्लॉज का तीसरा टाइप है ये। इफ क्लॉज के 2 टाइप आपने पढ़ लिए। पहला आपने पढ़ा इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो आपने यहाँ पर पढ़ा था, इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ लिया आपने, ये वाला, ये फ्यूचर कंडीशनल को दिखाता है। दूसरा आपने पढ़ा इफ क्लॉज V2 से, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट, ये दिखाता है आपके प्रेजेंट कंडीशनल को। किसको दिखाता है, प्रेजेंट कंडीशनल को, ठीक है। फिर आप कहोगे सर 2 कंडीशनल तो हो गए, तीसरा कंडीशनल क्या बचा, पास्ट कंडीशनल। तो ये जो है ना आपका, ये आपका दिखाएगा पास्ट कंडीशनल को, यानी कि ये पास्ट में होने वाले इवेंट को दिखाएगा, ठीक है। और इसमें भी आपने 3 टाइप पढ़े, V2 में आपने 3 टाइप पढ़े। पहला आपने क्या पढ़ा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिसमें नॉर्मल V2 आ जाएगा। दूसरा आपने पढ़ा प्रेजेंट में इमेजिन करते हैं किसी पोजीशन को, तो वहाँ पर वर के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और तीसरा आपने पढ़ा इमेजिन करते हैं प्रेजेंट में किस किस कुछ होने या ना होने को, यानी कि पोजीशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हेड के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तीसरा आपका बचा इफ क्लॉज बनता है हेड प्लस V3 से, और ये प्योरली किसको दिखाता है, पास्ट को दिखाता है, पास्ट में होने वाले इवेंट को दिखाता है। जैसे ये फ्यूचर में होने वाले इवेंट को दिखाता है, ये पूरी तरीके से प्रेजेंट को दिखाता है, ये पूरी तरीके से पास्ट को। तो तीनों आगे कि नहीं आगे, बताओ, है ना। आ जाओ,
इफ क्लॉज विद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किस चीज को दिखाता है? एन अनरियल पास्ट कंडीशन। अनरियल का मतलब जो कभी हुआ ही नहीं, अनरियल का मतलब जो कभी हुआ ही नहीं, जो कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। पास्ट कंडीशन को दिखाता है एंड प्रोबेबल रिजल्ट इन द पास्ट। मतलब जब आप इफ क्लॉज को इससे बनाते हो तो इसका मतलब आप क्या दिखा रहे हो? आप पास्ट की किसी ऐसी इवेंट की बात कर रहे हो, किसी ऐसी घटना की बात कर रहे हो जो असल में कभी हुआ ही नहीं, और उसके साथ ही उसका एक रिजल्ट भी जुड़ा हुआ है, उसका एक परिणाम भी जुड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है अगर ये काम कभी नहीं हुआ इसका मतलब वो परिणाम भी कभी नहीं आया। जैसे अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं गाड़ी जरूर रोकता, इसका मतलब क्या हुआ कि ना मैंने तुम्हें देखा था और ना मैंने गाड़ी रोकी थी। दोनों घटनाएं पास्ट की है, एक घटना का होना दूसरी घटना पर डिपेंड कर रहा है कि अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो गाड़ी जरूर रोकता, यानी कि गाड़ी के रोकने का काम तुम्हें देखने पर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब ना मैंने तुम्हें देखा ना मैंने गाड़ी रोकी, दोनों घटनाएं पास्ट की है। एक अनरियल इवेंट है और दूसरा उसी का क्या है? एक रिजल्ट है, उसी का क्या है? एक रिजल्ट है। और दोनों के दोनों जो है पास्ट में ही क्या है? बेस्ड है, पास्ट में ही क्या है? बेस्ड है। तो वहां पर इफ क्लॉज आपका हेड प्लस V3 से बनेगा, और अब जो मेन क्लॉज है आपका वो बनेगा वुड के साथ हैव और हैव के साथ V3। अब वुड प्लस V1 नहीं, अब वुड के साथ हैव प्लस V3, हैव प्लस V3। तो अगर इफ क्लॉज ऐसे बनेगा तो मेन क्लॉज ऐसे बनेगा, ठीक है। इफ क्लॉज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एक्शन, यानी कि पहला काम, ये तो मैं आपको पीछे बता चुका हूं। और मेन क्लॉज का मतलब क्या होता है? सेकंड एक्शन, यानी कि दूसरा काम, ठीक है। जैसे इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती, देखो यहाँ पर इफ क्लॉज में हैड के साथ V3 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राइटर आपको बताना चाह रहा है कि मतलब मैं पास्ट के एक इवेंट की बात कर रहा हूँ, और एक ऐसा इवेंट हो गया अब ये एक ऐसा इवेंट हो गया जो असल में कभी हुआ ही नहीं। इफ आई हैड स्टडीड का मतलब अगर मैंने पढ़ाई की होती, इसका मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की थी, सिंपल यही मतलब निकलता है, ठीक है। आई वुड हैव पास द टेस्ट, तो मैं टेस्ट पास कर लेता, वुड के साथ हैव प्लस V3, वुड के साथ हैव प्लस V3, तो सेंटेंस ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है कि भैया ना तो ये हुआ और ना ही ये हुआ, दोनों घटनाएं पास्ट की हैं, एक का होना दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो ना तो ये हो पाया, और जाहिर सी बात है अगर ये नहीं हो पाया तो उसकी वजह से ये भी नहीं हो पाया, ठीक है। ऑल क्लियर, कोई डाउट नहीं है। इफ शी हैड सीन मी, अगर उसने मुझे देखा होता, देखो हैड के साथ V3, ठीक है। शी वुड हैव स्टॉप्ड द कार, तो उसने गाड़ी जरूर रोकी होती, वुड हैव के साथ V3, ठीक है भाई। ये हो गया आपका पास्ट कंडीशनल, ये क्या हो गया आपका? पास्ट कंडीशनल, ठीक है। तो तीनों टाइप के कंडीशनल मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है, कोई भी समस्या आपको इसमें नहीं होगी। एक बार जल्दी से ना फटाफट से एक बार नजर मार लेते हैं। अच्छा पहले इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल तो देख लो, और इसमें भी एक काम आप कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रेजेंट में एक पोजीशन को इमेजिन करते हो, इफ क्लॉज में आप वर लगाते हो, तो मैंने क्या बताया? इफ को हटाकर आप वहां पर इन्वर्जन लगा सकते हो, आई वर की जगह वर आई। सेम यहां पर भी होता है। अगर आपका इफ क्लॉज इससे बने, अगर आपका इफ क्लॉज इससे बन रहा है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो? इफ को हटा सकते हो और क्या कर सकते हो? इसमें इन्वर्जन लगा सकते हो, यानी कि आई हैड की जगह पर हैड आई, शी हैड की जगह पर हैड शी, सेम चीज हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्जन यहां पर भी लगता है, दो ही जगह पर इन्वर्जन लगता है, एक जब प्रेजेंट में पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं, और दूसरा जब हम पास्ट कंडीशनल की बात कर रहे हैं। वी कैन रिमूव इफ फ्रॉम इफ क्लॉज इन दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो नया स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इफ को हटाकर क्या बन जाएगा? हैड और सब्जेक्ट, यानी कि इन्वर्जन लग जाएगा। देखो उल्टा हो गया ना, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर उल्टा हो गया, क्या हो गया? हैड प्लस सब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी कि यहां पर भी क्या लगा देना है? इन्वर्जन, क्या लगा देना है? इन्वर्जन, ठीक है। मेन क्लॉज तो सेम रहेगा, वुड हैव प्लस V3, कोई दिक्कत नहीं। देखो एग्जांपल है, इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती, वही एग्जांपल लिखा जो पीछे है, हैड के साथ V3 है, ठीक है, पास्ट कंडीशनल को दिखा रहा है और इफ आ रहा है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इफ को हटा सकता हूँ और आई हैड की जगह पर क्या हो जाएगा? हैड आई स्टडीड, ठीक है। और ये सेम है, देखो बिल्कुल सेम है, तो यानी कि दोनों में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, यहाँ पर इन्वर्जन लगा सकते हैं। इफ शी हैड सीन मी, अगर उसने मुझे देखा होता, तो देखो हैड प्लस V3 है, इफ आ रहा है यहाँ पर, पास्ट कंडीशनल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इफ को हटा सकता हूँ और शी हैड की जगह पर क्या हो जाएगा? हैड शी, क्या हो जाएगा? हैड शी सीन मी, और ये सेम है, देखो वुड हैव स्टॉप्ड है ना, वुड हैव स्टॉप्ड, यानी कि दोनों में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। तो दो जगह पर आप इन्वर्जन जो है वो लगा सकते हो। समझ में आ रहा है भाई? हाँ कि ना? यहां तक आपको समझ में आ गया? तीनों टाइप के जो क्लॉजेज हैं वो आपको समझ में आ गए भाई? अगर मैं जल्दी से बोलूं कि क्विक नजर मार लो, क्विक जल्दी से, तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल जो आपने अभी तक पढ़ा, ठीक है। अगर आपको यूसेज, देखो ये है यूसेज, ये है इफ क्लॉज किससे बनेगा, ये है मेन क्लॉज किससे बनेगा। यूसेज क्या है? अगर आपको एक पॉसिबल कंडीशन को दिखाना हो और उसके होने वाले रिजल्ट को दिखाना हो, पॉसिबल कंडीशन और होने वाला रिजल्ट। पॉसिबल का मतलब क्या है? जो हो सकता है, और ये तभी होगा जब आपको फ्यूचर में घटना को रखना है कि अगर मैं दिल्ली आता हूं, इसका मतलब ये काम हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता।
अगर मैंने बोला कि अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो गाड़ी रोकता, तो यहाँ तो क्लियर है कि मैंने ना तुम्हें देखा ना मैंने गाड़ी रोकी, यहाँ पता है कि काम हुआ ही नहीं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं दिल्ली आता हूँ तो तुमसे मिलूंगा, यानी कि काम कहीं ना कहीं पॉसिबल है, यानी कि घटना किस पे डिपेंड करती है, फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर कंडीशनल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर कंडीशन, क्योंकि फ्यूचर कंडीशनल में कहीं ना कहीं पॉसिबल होता है कि वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो जब आप फ्यूचर कंडीशनल की बात करते हो, यानी कि एक पॉसिबल कंडीशन और उसके रिजल्ट की बात करते हो, तो आपका जो इफ क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनता है, और आपका जो मेन क्लॉज है वो कैसे बनता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। किससे बनता है? सिंपल फ्यूचर टेंस, या फिर कभी कभी मॉडल के साथ V1 से भी बनता है। इसको याद रखना, अभी आगे इसके एग्जाम्पल्स आएंगे। मेन आप ये याद रखो, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब विल शैल के साथ V1, विल शैल के साथ V1, ठीक है, बता चुका हूँ। दूसरा आपने पढ़ा, जब आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाना हो और उसके संभावित रिजल्ट को दिखाना हो, किसमें? प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में, यानी कि जब आप प्रेजेंट कंडीशनल की बात करते हो, किसकी बात करते हो? प्रेजेंट कंडीशनल की। तो मैंने क्या बताया, या तो आप V2 से बनाओगे, या वर के साथ में नाउन लगा के बनाओगे, या हैड के साथ में नाउन लगा के बनाओगे। ये कब लगाते हैं? जब एक पोजीशन को इमेजिन करते हो प्रेजेंट में, बताया था। और ये कब लगाते हैं? जब आप एक पोजेशन को इमेजिन करते हो, कुछ होने या ना होने को इमेजिन करते हो, बता रखा है। तो आपका मेन क्लॉज कैसे बनता है? सेम तरीके से, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। डायरेक्ट आपको याद रखना वुड प्लस V1, लेकिन कहीं कहीं पर आपको वुड की बजाय आपको कुड और माइट भी दिख सकता है, क्योंकि ये भी एक मॉडल है, ये भी एक मॉडल है, ठीक है, और ये भी एक मॉडल है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मेन आपको याद रखना है वुड के साथ V1, मेन क्या याद रखना है आपको? वुड के साथ V1, जो भी आपने पीछे पढ़ा। तीसरा आपने क्या पढ़ा? एक अनरियल पास्ट कंडीशन, यानी कि पास्ट में बेस्ड होगा और वो अनरियल होता है, मतलब वो कभी हुआ ही नहीं। यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पास्ट कंडीशनल की। किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट कंडीशनल की। तो पास्ट कंडीशनल में क्या पढ़ा आपने? कि आपका जो इफ क्लॉज है वो हैड प्लस V3 से बनता है, और आपका जो मेन क्लॉज है भाई साहब वो कैसे बनता है? वुड के साथ हैव प्लस V3। मेन आपको ये याद रखना है। फिर से वही बात कि वुड की जगह पर कुड भी आ सकता है कई बार, और माइट भी आ सकता है, क्योंकि है तो ये भी मॉडल। लेकिन मेन आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है वुड, जो आपने पीछे अभी पढ़ा, ठीक है। तो ये मेन जो है टेबल है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि इफ क्लॉज कैसे बनता है तो मेन क्लॉज कैसे बनता है, इफ क्लॉज में क्या होगा तो मेन क्लॉज में क्या होगा। ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो आज तो मैंने सारे के सारे जो बेसिक्स है ना, मैंने आपको वही करा दिए। अब कुछ और भी इसके और भी टाइप्स हैं, जैसे मिक्स्ड कंडीशनल है, और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, जो मैं आपको अगले वाले पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और मुझे लगा कि थोड़ा सा समझाना चाहिए था मुझे, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं कॉन्सेप्ट पे आता तो वैसे भी आपके दिमाग में लस्सी बन जाती, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है भाई। तो क्लास अगर आपको समझ में आई, अगर आपको क्लास अच्छी लगी, तो एज यूजुअल जैसे कि मैं बताता हूँ, आप लाइक करके एक कॉमेंट करके जाना। इससे मुझे थोड़ा सा क्या मिलता है? एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगले पार्ट में कंडीशनल को पूरा भाई निपटा देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी इसी चैनल पर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा कि वो सरप्राइज़ क्या है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर करो 101 कॉन्सेप्ट्स वाले को। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, ठीक है। आप लोग रिवाइज करते रहना, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद भाई।